हमारे वैसे भी पहले ऑनलाइन मर्चेंट का इंट्रोडक्शन दे दें और सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें उसके बाद। जनाब सदर साहब, हमारा ताल्लुक ऑल आइडेंटिटी मर्चेंट्स एसोसिएशन से है, जिसके सदर जनाब हमारा पूनावाला साहब हैं और इसके अलावा दीगर कमेटी भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। स्टील कम्युनिटी के लिए हमारा भाई की खिदमत जो है वो समझे कि अनसर मेहनत उन्होंने की है हमें लाइन में लाने के लिए। तो आज हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं आपके दरमियान, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं हम थोड़े आपके सामने उसको शेयर करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उसके हल में हमारी मदद करें। तो सबसे पहले ये कि तारुफ हो जाए सबका। हमजा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा नूर है और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मौलाना स्टील मर्चेंट एसोसिएशन में। अस्सलाम वालेकुम, आबिद माशाल्लाह शी फैंसी मेंबर। अब्बास जलाली फैंसी मेंबर और मेरा नाम तारिक इरशाद है, वेटरन चीफ ऑल आइडेंटिटी मर्चेंट। नॉन-मुख्तलिफ प्रेजेंट्स होते हैं, उससे मुलाकात भी होती है, उनमें इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। कभी वो मसाइल हल होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन चैम्बर हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है हमारे साथ। जैसे कि जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है, स्टील कम्युनिटी को काफ़ी इशूज़ हैं जिसको हम हाईलाइट करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। स्पेशली जो रिपोर्ट के हवाले से ज़्यादातर इसमें मेजॉरिटी लोग हैं वो रिपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो उसमें जो हमारे तारिक इरशाद साहब और हमजा नूर उसको हाईलाइट करेंगे। एलसीज़ को लेकर जो है हमारे लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, एलसीज़ नहीं खुल रही, और उसके बाद जो है वो एलसीज़ खुलने के बाद डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है, उसके बाद बैंक्स जिस तरीके से हमारे लोगों को परेशान करता है और बैंक जिस तरीके से ब्लैकमेल करता है, उसके हवाले से जो लास्ट टाइम जो मीटिंग की आपके घर की कम्युनिटीज़ की रिक्वेस्ट की आप सारे मीटिंग पे, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन वर्चुअल से भी आप जो है जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारे लोगों को उसमें दी जाए, जो उनसे ड्यूटी को नहीं मांगी है वो कमेटी में दिया जाए। और क्या आप लोग इस तरह से बैंक के हवाले से कमेटी बनाएंगे? वैल्यूएशन में, कस्टम में, बैंक्स के अंदर और जो दीगर इशूज़ हैं, यूटिलिटी में अभी हमारे जो इशूज़ हैं उसके ऊपर भी आज भाई जो है यूटिलिटी की बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारिक भाई से जो हमारे इशूज़ हैं टैक्सेस को लेके और टोल को लेके उसकी बात करें। शुक्रिया हमारे भाई। देखिए, मामला ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप के हालात के पेश नज़र प्रॉब्लम है, मगर फिर भी हमारे रिक्वेस्ट है जो हमारी जो एलसीज़ खुलती थी काफ़ी बड़ी तादाद में वो अब बंद हो रही है उसमें, और ये हमारा बेसिक रॉ मटीरियल है, इसके बगैर में इंडस्ट्री चल सकती है कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा कोई लग्जरी आइटम नहीं है। हमारी दरख्वास्त आपके तवज्जो से ये है कि हम लोगों की एलसीज़ को जो लोगों ने लिमिट किया हुआ है अपने जितनी भी उसको हम मीट कर सकें। इससे आपसे दरख्वास्त है कि जहाँ भी
है इस पर हमारी मदद फरमाएं ताकि रोकना ही नहीं चाहिए। अब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये जो लोग इसको डील करते हैं वो जानते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट की है इसमें हमारी मदद। दूसरा देखिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है ये स्टीम गई है, जैसे हमारे रॉ मटेरियल है हॉट रोड ऑयल है, हॉट रोड ऑयल से ही वैल्यू एडिशन होता है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों की जो हमारे इंडस्ट्री जो यूज है उसमें इस्तेमाल होता है। या हमारा एक स्क्रैप आता है जिससे हमारा फर्नेसेस में जाके सरिया बनता है। आज सरिये के दाम आपके सामने हैं। बेसिक वजह ये है कि स्क्रैप पे इन लोगों ने बाल लगाया हुआ है। तो हम ये चाहेंगे जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पे जो भी हमारी सहूलियत मिल सकती है वो मिल जाए। दूसरा ये है जो इम्पोर्टेंट इसी के बराबर की चीज़ है वो एग्जेम्पशंस ऑफ ड्यूटी एंड सेल टैक्स इन वेरियस सेक्टर। उन्होंने किया है ये है कि ये जो एग्जेम्पशन दिए हुए हैं वो ख़त्म होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमारे जितने ट्रेडर हजरात हैं काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक खास टॉपिक का एग्जेम्पशन दे दिया जाता है कि भाई कंज्यूमर है और वो जो है ना हमारे ट्रेडर हजरात का हाथ मारा जाते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि सब और इसमें रेवेन्यू को लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस है, नेशनल एक्सचेकर को लॉस है। हमें वो काम करना चाहिए जिसमें क्योंकि हम भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो एग्जेम्पशन किसी भी किस्म का हो उसको हमें खत्म करना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ड्यूटी के हैं, सेल्स टैक्स के हैं, जैसे जैसे कुछ जगहों पे उन्होंने सेल टैक्स बिल्कुल माफ किया हुआ है। होता क्या है वो सेल टैक्स यहाँ पे वो आता है माल, उनको सेल टैक्स लगता नहीं है और बजाय इसके ये कंज्यूम हो वो हमारी ही मार्केट में बेच के चले जाते हैं। दूसरा एक और इशू आ रहा है, ईरान इन अफगानिस्तान से जो माल आ रहा है उसमें भी हमारी इंडस्ट्री हमारा सारे काम को रोका हुआ है। वो भी अगर रेगुलराइज कर दिया जाए इसी मगर विदाउट एनी एग्जामिशन हो, एग्जामिशन जहाँ भी होगा वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और हम लोग काम कर नहीं सकेंगे। ये दो तो मेरे पॉइंट्स थे जिसमें मैं चाहता हूँ आप इसमें आपके तवज्जो और बाकी हम ये तारक भाई बताएंगे। एक्चुअली मैं इनकी बात को मुझे एलाबोरेट करना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं बेसिकली हमारा जो आइटम है वो हॉट रोल्ड कॉइल्स बेसिकली आते हैं जो कि इम्पोर्ट ही होते हैं। अब स्टील में तो यहाँ चलती नहीं है कि जो उसको बना सकें, तो वैसे ही इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता था आयरन स्टील के प्रोडक्ट्स का, यानी HR का स्पेसिफिकली। तो बिकॉज ऑफ दिस LCs इशूज़, क्योंकि अब बैंक इजीली LCs खोल नहीं पा रहे, तो हम जो है वो वैसे ही अपनी जो है डिमांड को मीट नहीं कर पाते। तो उसके अंदर एक तो फैसिलिटेशन होनी चाहिए, दूसरा फिर बैंक्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब ऐसे खुल जाती हैं इसके बाद फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिटायरमेंट के अंदर 15-20 दिन इवन इससे ज़्यादा भी पिछले दिनों में टाइम लगा है। और अब जो है अब इंडिकेशन आना दोबारा बैंक से शुरू हो गई है कि भाई अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनमें 15-20 दिन लग सकते हैं मजीद $US की शॉर्टेज की वजह से। तो उसमें कम से कम हमें फैसिलिटेशन दी जाए। दूसरी बात ये कि जब वो एक SRO आया था नेसेसरी आइटम्स का, जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया था इम्पोर्ट के ऊपर, तो उसमें भी इसको शामिल नहीं किया गया था। जो हमारा चैप्टर 72 उसको शामिल नहीं किया गया था। बेसिकली इसको भी आना चाहिए क्योंकि ये रॉ मटेरियल है जिसके साथ जो है वो नीचे सारी सब्सिडरी इंडस्ट्री इसके उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी HR एक बेसिक रॉ मटेरियल से सारे आपके नीचे फैब्रिकेशन की, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री सारी इसी से चलती है। तो ये इसके अंदर एक फैसिलिटेशन होनी चाहिए इसकी इम्पोर्ट में भी, LCs के लिहाज से भी, उसके डॉक्यूमेंट्स की रिटायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक नेसेसरी आइटम है। इसके बगैर आपका आगे जितनी भी इंडस्ट्रीज का गुजारा नहीं है HRC के बगैर। नहीं सर, एक्चुअली ये तो हम एड्रेस करते रहते हैं मुख्तलिफ इशूज पे। जी
रिजिडनेस और ओपनिंग ऑफ तो बैंक आपको है आपको बैंक वाले से बोलते हैं मार्कअप मांग रहे हैं मार्कअप मार्जिन मांग रहे हैं इसके बावजूद अगर आपको कुछ मैंने कहा डेटा है और दूसरा अगर आप अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बैंक मार्जिन लेके सब जो है ना आज को ये बता लो ये नहीं बताओ मेरा ख्याल में हमारे पास कोई ऐसी मामला नहीं आ रहा और वो तो नहीं है हमका ना कोई कोर्ट नहीं हो रहा दूसरा आपने जो रेवेन्यू के बाद मेरा ख्याल है कि शायद अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इंडस्ट्री वाला बनाता है उसको इम्पोर्ट स्टेट में सेल्स टैक्स में देना और जब वो माल बना के बेचता है तो दैट प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू सेल्स। ऐसा है, मैं चाहता नहीं था कि वो इलाकों का नाम पूरी ट्राइबल एरिया का, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो हमें वही प्रॉब्लम कर रही है और ईरान और अफगानिस्तान की स्मगलिंग प्रॉब्लम कर रही है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया है इंडस्ट्री के हवाले से उनको ये फैसिलिटी है, बट अब आपको कहा गया था भाई इतना ही बोलना, अब आप देख लें, आप समझदार हैं, मगर 30 जून को ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। हमारा को ये अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सटेंशन कर दें, मगर हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने वाले लॉन्ग फर्नेसेस हैं, रोलिंग्स हैं, उनके बड़े बड़े एड्स आए, आपने अखबार में देखा होगा, वो भी शो कर रहे हैं कि 30 जून के बाद इनको एक्सटेंशन ना मिले। यही दरखास्त है कि जो हो गया सो हो गया, 30 जून के बाद इनको ये फैसिलिटी ना मिले, उससे लिमिट प्लेइंग फील्ड हम लोगों को मिल जाएगी। सर दूसरा एक मसला आजकल जो आ रहा है हमारा जो मटेरियल जैसे कराची जा रहे इम्पोर्ट होता है चर्चेस में आपको बताया, तो वो यहाँ से माल कभी कट के जाता है, कभी कॉयल की शक्ल में जा रहा होता है। तो आजकल कुछ चेक पॉइंट्स पे जो ना कस्टम्स वाले बड़ा तंग करते हैं, यानी कि वो फिर हम उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कर भी दें तो भी वो हमें साथ में भेजे उसके लिए। इसके ऊपर जो है हैदराबाद भी गए थे, जहाँ हमारी 12-13 गाड़ियाँ रोकी की बहुत कंप्लेन आ रही जी। तो उसके बाद ये हुआ कि पता चला कि वहाँ पर इसके ऊपर बेंगलोर से जो है गाड़ियों को रोक के और उनसे पैसे के लिए जा रहे थे और एक सिलसिला चालू हो गया। उन्होंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की और ये भी बताया कि जिनको रोकना चाहिए अब उनको तो रोक नहीं दो, जो असल स्मगलिंग शुदा मटीरियल है वो तो उसको किसी ने नहीं रोका। हमने जब जाके वहाँ सवाल किया कि इनमें से ईरानी माल कौन से, तो पता ही कोई नहीं, ऐसा कोई उन्होंने ना ईरानी माल रोका या स्मगलशुदा मटीरियल कोई नहीं रोका, बल्कि जिनके पास जीडीज मौजूद थी उनसे भी पैसे लिए गए। किसी गाड़ी से 50,000 लिए गए, किसी 5 लाख लिए गए, जिस तरह से वो जितना डरा उससे उसको पैसे लिए गए। तो हमारी बात हुई है, रिक्वेस्ट करेंगे चंद्र आप बता देंगे अपना किया भी है। ये आगे
मार्केट चल रहा है उनका रिजल्ट लगातार ये गाड़ी कोई भी फैक्टर हो सकते हैं वो भी इंस्पेक्ट करेगा उसके बाद मैं आपको भी अच्छा आज भी आप आईटी के बारे में बात करना चाहूँ जी हम आपने बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन के जरिए सर पाकिस्तान की बहुत सारी स्टील मार्केट आती हैं इस वक्त मैं ओल्ड हाजीपुर में स्टील मार्केट की बात करूँगा जो कि के जालिमाना लोड शेडिंग में ज़ेर असर है गुज़िश्ता 3 से 4 माह जो कि हमारे कारोबार के औकात होते हैं नॉर्मली 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस दौरान में जनाब सिर्फ 1.5 से 2 घंटे बिजली हमें अवेलेबल होती है और इसके अलावा लोड शेडिंग में हम होते हैं। हालांकि हमने सारा अपनी तरफ से भी इंस्पेक्शन किया है सारी मार्केट का हमारे कोई वहाँ पे ये कि चोरी नहीं हो रही है कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हमारे साथ इस तरीके से जालिमाना सलूक हो रहा है। काफ़ी दफ़ा फिर डायरेक्टर साहब से भी जाकर मुलाकात हुई है हमारी GM साहब से भी मुलाकात हुई है उनसे पर्सनली भी कह चुके हैं और किसी किस्म का भी वायलेंस नहीं किया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके बावजूद। और आइस फिगर यही है जी पार्क आइस फिगर जो है इसमें और सर इसमें एक बात है देखिए ना बात जी पार्क आइस रेजिडेंशियल इस्तेमाल भी है वहाँ पे बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल नहीं लेकिन मैं इसमें आपको एक बात और आपके मैंने गोशुदार करूँगा कि आगे और पीछे हमारी 2 गलियाँ हैं जिसमें इसी तरीके से सदिया गली भी आती है जो कि सदिए की बहुत बड़ी मार्केट है और एक साइड पर टिम्बर मार्केट आती है वो भी बहुत बड़ी टिम्बर मार्केट है जैसे आपको पता है वहाँ पे भी रिहायशी और ये कारोबारी ये सारी चीज़ें मुश्तरक हैं लेकिन वहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं जाती सर सिर्फ 40 से 50 फीट का है प्रॉब्लम ये है कि मेरे इलाकों में बिजली की चोरी ये तो क्या करते हैं उन इलाकों में बिजली ना लोड शेडिंग आप अगर ये कोशिश कर सकते हो मैं आपको कि आप एक ऐसा सिस्टम ले लें क्योंकि आप हो सके हमारी मार्केट की जिम्मेदारी ना फलाने फिगर से रेसिडेंशियल का फिगर अलग करते हैं आप जितनी मर्जी रोड शेडिंग करें नया एक PMD लगा के दिया था आज से 2 साल पहले और उस वक्त हालात बिल्कुल सही हो गए थे इसके बाद फिर अचानक से हमारी पावर सप्लाई जो है उस पीरियड से दिन में जारी होगी तो वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो सप्लाई स्पीड हो जाएगी और लास्ट में एक चीज होगी आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा तो उसका लास्ट मीटिंग में हमारा जो वसीम साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने अपनी बात में प्रॉपर जो है वो ड्राफ्ट करके दिया है वीडियो का भी दिया है और PMD भी कर दिया PMD हमारी ऑलरेडी अगर की थी ना यार ये है ना बात आई फिगर से सर के काफी मतलब को दरखास्तें दी हुई हैं और ये आपने दिए ना अब आप मुझे दे रहे हैं ना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि ये वाली PMD से कनेक्शन दे दें इससे कोई रेजिस्ट्रेशन नहीं इस PMD से रोड शेड इस PMD से उठे नहीं लगे आप जो अरे 3 साल पहले मैंने PMD अलग करवाई थी वो उसका नाम वगैरह उसका नाम उसी पे तो है हम लोग लेकिन इसके बावजूद भी पूरे रेजिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर दिया पहले पता किया सर मैं आपको मंडे को इंशाल्लाह मेरे सवाल में जवाब दे दें मैं उनसे बात करूँगा कि भाई ये व्यवस्था है इसमें रेजर्वेशन नहीं है या है जो भी शुरू हो रहा है बता दें उसमें जो मेन रुकावट है ना वो रजिस्ट्रेशन खुलता है जिस इलाके में खुलता है वो कहते हैं वहाँ भुगतान हो जाए मरीज में आप जाए ना कराची का अवसर 12 घंटे रोजाना बिजली कर इससे वो भी नहीं ऐसी हाल है हमारे यहाँ से आप कर लें एक ऐसा काम आइडेंटिफाई कर लें पूजा कर लें
आपका जैसे पिछली गली की बात कर रहे हैं या फिर ये वहाँ पे भी रेसिडेंशियल एरिया है और ये मतलब समझे कि ये अभी कुछ आई थिंक 10 दिन या 15 दिन से ये सिलसिला चला है कि वहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन रेसिडेंशियल है। हम कोई भी फीडर आपको बताते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर रेसिडेंशियल का इशू जो है वो हमेशा रहता ही है और उसमें चोरी रहती है। तो ये जाके आगे भी वापस वही प्रॉब्लम है। तो इसका कोई सोल्यूशन इस तरह होना कि जैसे दुकानदार जो है, जो वहाँ पे एक मार्केट है पूरी, उसके हिसाब से एक अलग से फीडर में आ जाए और वो रेसिडेंस से अलग फीडर में आ जाए, ताकि ये मसला ही खत्म हो। ये मसला हमेशा वही रहता है कि आज हम एक फीडर में जाएंगे, वो उसमें रेसिडेंट जो होगा तो फिर वापस प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब हाँ, मार्केट में अलग से फीडर हो ताकि उसमें रेसिडेंट हो ही ना। ठीक है, और दीगर जो मसाइल हम बात कर रहे हैं। बिजली का मसला जहाँ कुंडा लगा होगा ना, वो आपको पहले सेल्फ सिस्टम से लगाना होगा। पूरे एरिया को कवर करता है। नॉर्मली जो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आ रहे हैं बिजनेसेस और इंडस्ट्री को ये है कि स्मगलिंग जो हुई है इराक से या अफगानिस्तान बॉर्डर से, वो जो जेन्युइनली जो लोग इंपोर्ट करके वो बाकी सब जैसे हमारे लिए बन रहा है कि और ट्रक जो जेन्युइन है उनको रोक के उनकी चेकिंग पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली स्मगल्ड है उनको खुली छूट मिली है और वो आहिस्ता आहिस्ता कह सकते हैं कि जो जगह है वो बढ़ती जा रही है। पहले थोड़ा था करते करते और वो इतना हद तक है कि अगर जो इम्पोर्टर जैसे सपोज हम एक चीज़ इम्पोर्ट करते हैं और हमें 100 रुपये की पड़ती है, वो 50 रुपये की उनको पड़ रही है और वो 75 की बेच देते हैं, तो वो तो हमारी कॉस्ट में भी इधर चला गया। तो इसलिए ट्रेडर्स को या इंडस्ट्री को खुद भी इसका बहुत लॉस होता है। ये और एक इसमें चीज़ मैं आपकी ऐड करूँगा कि जो स्लैब्स एक इम्पोर्ट हो रहे हैं, पैलेट का जो नेम बदल होता है, उसके लिए जो भी इंडस्ट्री है वो अगर उसकी कॉस्ट सपोज मतलब वो स्लैब सस्ता मिलेगा और पैलेट उनको महंगा पड़ेगा, तो ये आगे की पूरी इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। फर्नेस वाला इसमें कम्पीट ही नहीं कर सकते और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक ट्रेडर्स से हट के इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा इशू क्या है, ये स्मगलिंग है। हर आइटम इसमें स्मगल हो रहा है, प्लास्टिक या स्टील या मतलब कौन सा ऐसा आइटम है जो स्मगल नहीं हो रहा, तो इसमें तो अपना भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है, अपना भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है, फिर वो रेवेन्यू को हो रहा है कि हमारा रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हो रहा। हम तो स्टैंड ले रहे हैं इसके लिए। खासतौर पे जब से ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आई है ना, ये ज्यादा ये बढ़ गए, लोगों ने ये दूसरा रास्ता गवर्नमेंट भी कुछ है, मार्को मिल रहा है, हमारा डॉलर भी नहीं जा रहा, प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट सेकंड एक सवाल ज्यादातर जो है ये विदहोल्डिंग टैक्सेस के ऊपर जो है नोटिस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नोटिस आएगा जी अपने डॉक्यूमेंट्स आप जमा करें, उसके फौरन अगले महीने एक नोटिस और आ जाता है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट भी जमा करें, वो सब एक ही जैसे होते हैं। खसूसन जो है इनकम टैक्स तो विदहोल्डिंग के हवाले से ये ज्यादा होता है। तो क्या हमारे चैम्बर की कोई ऐसी कमेटी है, अगर है तो आप उसमें इशारा नहीं करें? आप एक काम करें, अपनी किसी एसोसिएशन तैयार करें, वैसे कोई हमारी वैसी कमेटी है जो हमारे टैक्सेशन कमेटी है, अभी थोड़ी देर पहले उसकी मीटिंग हुई है, अभी घंटा पहले उसकी मीटिंग हुई है। चलिए मेरी बात सुनिए, यहाँ कस्टम है, अरे ये सेल्स टैक्स है, उन्होंने फॉरेन सर्विस दे दी है, इसमें से देखिए हमारे कौन कौन से हैं जो आज ऑर्डर से रिक्वेस्ट करके फिर ये मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, मुझे इसको व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा ताकि इसमें भी दे रहा हूँ सबको बेटी का खाता था आपके वो जो समूह साहब आता है
वो किस्मा के कराची देखिए मेरी बात सुनिए, आप वेबसाइट से लिख लीजिए फ्रीक्वेंट नोटिस किसी कंपनी का नाम अभी आगे बढ़िए, ठीक है ना? आप ये लिखिएगा ना आपने मेरे से कहा फ्रीक्वेंट नोटिस स्लाइड पेजेस, ये आप देते हैं उसको टैक्स देंगे कंपनी के चेयरमैन एक्टिव कर जाएगा कुछ ना आने जो भी कंसर्न पेज आदमी होगा ना उसके नाम में टेस्टिंग वाले में जो आता है वहाँ पर तक दिया जा रहा है, ये हो जाएगा किसी एक आपके सामने की कुछ नोटिस को मेल के थ्रू आते हैं आते तो एक ही मार्केट में ना यार, तो उसमें ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं कि सारे भी रजिस्टर्ड नहीं होते एक जगह पे सिर्फ वो नहीं बता दें। मैं आपसे कह रहा हूँ यूट्यूब पर काम देखिए वो नहीं देगी हमारा वीडियो को शिकायत होगी अच्छा सर, आपने एलसी के बारे में बताया, अभी 1-1.5 घंटे पहले मेरे एनालिस्ट से बात की। अच्छा उन्होंने हमें बताया कि एलसी दोबारा भी नहीं खुल रही है। लास्ट इसी मंथ में मुस्तफा लिपट वाला और लिपट वाले को कनेक्ट किया था। अच्छा एलसी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, खाली 50% या 100% मार्जिन लेने की बात की है। बैंक अपना ये कह रहा है कि आप अगर आपका मटीरियल जुलाई अगस्त सितंबर में आना चाहिए, तो क्या हम लोग ट्रेडर्स एक तरीके से बैक ऑफ द माइंड जो है हम लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, हमने 100 टन 1000 टन जो भी माल मंगवाते हो पता चला 3 महीने तक हम पहले बैंक में पैसा होते, 3 महीने के बाद जब वो माल आएगा तो वो मटीरियल क्या है उसकी कॉस्ट है, उससे कितना टर्न ओवर रहेगा। अच्छा सेकेंडली सर, इन्होंने तारिक साहब ने एक चीज़ बताई जो HR के लिए बात कर रहे थे, शायद आप इस चीज़ को नहीं तो HR बेसिकली कह रहे हैं कि आप मैं कुछ बहुत सी इंडस्ट्री के साथ ये क्योंकि हम लोग सप्लाई करते हैं, मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को करेंगे कि हम लोग जितना HR मंगवा रहे हैं ना, आपकी कोई भी मशीन आती है, चाहे आप 2 फीट बाई 2 फीट आपकी जो प्लास्टिक के दाने बनाने की मशीन है उसके नीचे भी जो फाउंडेशन लगता है आखिरी में एक छोटा टुकड़ा भी HR का लगता है। अगर हमें HR टाइम पे नहीं मिलेगा तो हम आपको टाइम पे नहीं देंगे, तो आपके फाउंडेशन जो लगते हैं मशीन के, चाहे आप टेक्सटाइल की वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, आप गारमेंट्स की इंडस्ट्री ले रहे हैं, कोई भी मशीन जो छोटी से छोटी मशीन है उसके फाउंडेशन के लिए ये HR का या CRC या समवट या कोई भी चीज़ के या शेप्स के तौर पर यानी कि बाकी शीटें के तौर पर इस्तेमाल में आता है। दूसरी बात इन्होंने तारिक साहब ने एक चीज़ और बताया कि आपका जो टैक्सेस का मसला है, जो आपके ट्राइबल एरियाज के अंदर इशू आ रहा है, पाटा के अंदर आ रहा है, सर या तो अगर उन्होंने एग्जेम्पशंस दिए हैं बिल्कुल, तो क्या हम लोग उनसे मान लेंगे कि या तो हमें इजाज़त दे दें ताकि वो बीच में रास्ते में आ रहे तो हम लोग बंद कर देते काम और आज आसान है वो भी टैक्स में जब हम भी काम शुरू करें, तो ऐसा कोई रास्ता करेंगे ताकि देखिए हर मटीरियल HR ले लें, PTGI ले लें, हर मटीरियल 99.9% आपका वैल्यू एडिड बनता है। कोई ऐसा मटीरियल नहीं कि मेरे घर पे आया और मैंने उसको जेब में रखा और घर पे ले गया, जैसे लेट सपोज के एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कोई कॉस्मेटिक आइटम हमने चाइना से मंगाया वो घर पे चली गई, मगर हमारा 100% मटीरियल वो वैल्यू एडेड होता है, यानी कि हम भी एक मिनी इंडस्ट्रीज में काम होता है। हम जितने ट्रेडर्स या बैठे हैं हम इंडस्ट्रीज को सपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा मटीरियल महंगा आएगा, हमारा मटीरियल जो लिएगा आपका PTGI, आपके जितने बड़े शेड्स लगते हैं वो PTGI के मटीरियल से लगते हैं, ठीक है। आयशा ऐसे लगी है वो प्रोडक्शन नहीं दे रही, हम बाहर से मंगाने जा रहे हैं तो हमारा 70% ड्यूटी लगता है, और अदर एमपी के ऊपर जो आपका ट्राइबल है वो मेरे ख्याल से 24% के ऊपर है वो दिखा, और माल कराची में आके बेचते हैं। ट्राइबल को आएगा सॉरी ट्राइबल एक्चुअली पार्ट आ रहा है हाँ बिल्कुल, उसका ड्यूटी सिस्टम टैक्स पूरा होता है, सेल टैक्स सबके इक्वल है, जो ड्यूटी है वो वैल्यू अपने एडिशनल टैक्स वगैरह ये सब जीरो है, एडिशनल ड्यूटी हमारे को ज़्यादा है। इससे हम जो है मुस्तफा की काफ़ी कोशिश हो रही है कि इसका रिन्यूअल ना हो एंड ये सारी एग्जेम्पशंस जो हैं ये बेनिफिट अब खत्म हो जाए। काफ़ी एंड से काफ़ी ज़्यादा इसमें कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट लेवल से भी जो है ना थोड़ी अभी रेजिस्टेंस आ रही है कि इसको ना किया जाए क्योंकि वैसे ही रेवेन्यू शॉर्ट हो रहा है। तो हम अभी भी इसमें लगे हुए हैं कि ट्राई करिए बजट की मीटिंग वगैरह उनकी चेयर रिप्रेजेंट करेगा तो भी ये ना किया जाए क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये जो आप बात कर रहे हैं कि इवेंचुअली हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और तो इसमें यूजी के हम क्या करते हैं इसमें अच्छा आपके पास फिगर है फ्रंटियर के और कराची के टैरिफ
मैं अभी राइट नो के लिए और ठीक है सर। अच्छा, एक दूसरा चीज़ है, एक एफबीआर के अंदर आता है, ये सबसे बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है और पॉसिबल है कि आने को इस चीज़ को शायद खुल के इससे ना कह सकते हो, क्योंकि जब हम कंप्लेन करने जाते हैं तो एफबीआर वाला जो है सपोज करें हम आपके प्लेटफॉर्म पर आते हैं सर हमें प्रॉब्लम जो है, तो क्या हमें इतनी सिक्योरिटी मिलेगी कि हम जब जहाँ आपके पास खड़े रहते हैं तो आप एफबीआर वाले फिर हमें सब ऐसा ना कि बाद में परेशान करें? लेकिन सर ये एक चीज़ है, ये कॉस्ट सबका शायद ना डिस्क्लोज करें। ये बात तो मैंने ऑलरेडी आपसे कह दी, जरा किसी इंडिविजुअल का नाम ना दें। अच्छा, मैं ऑलरेडी आप एसोसिएशन के नाम पे अगर मेरे को तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओवरऑल बात करें, और बात आप इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं करें, नाम से फाइलिंग नहीं करें। आप ये कहेंगे कि हमारे स्ट्रीम बजट एसोसिएशन में ये वोल्टेजेस इस तरह के आ रहे हैं, तो कोई खौफ की बात नहीं है यार, तो बाद में अच्छा, एक एफबीआर की स्टुपिडिटी कह सकते हैं, ये आप बड़े अल्फाज गलत हो गया। अगर एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, एक पार्टी के साथ लास्ट हम लोग 60 ईयर्स से मोर देन हम लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम उसके साथ परचेसिंग कर रहे हैं, उसके अंदर वो लिखा हुआ आ रहा है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्ट है, आपने इधर से माल क्यों खरीदा है, जबकि उसके अंदर जो स्टेटस के अंदर शो हो रहा है उसके अंदर कोई इसके अंदर वो नहीं है कि तो ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है कुछ नहीं। हाँ, एक्टिव आ रहा है। अच्छा, मेरे वकील ने उनसे पूछा कि भाई एक्टिव है, और हमने उनसे जेन्युइनली माल परचेज किया और वो भी बहुत पुरानी पार्टी आफ्टर द पार्टीशन वो इधर बिजनेस कर रहे हैं और हम उनके बाद से उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, मगर बस ये नहीं है एट द एंड आपको पता है कि उसका क्या हुआ होगा। मैं आपको किसी कंपनी का 100 साल पुराना होना कोई क्राइटेरिया ये है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन वो एक्टिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव है। आपका सर्टिफिकेट की कंप्लायंस की है सर, इसकी कंप्लेंट क्रॉस चेक सर्टिफिकेट की। हाँ, बिल्कुल क्रॉस चेक सर्टिफिकेट। बस तो फिर आपको फिर आपका नॉलेज फाइल चाहे उसका आखिर में क्लोज करने के लिए फिर हमें धक्के साथ में इसको बंद कर रहा था। लेकिन मेरी बात सुनो, एक तो आप लोग जो है ना कम से कम एसोसिएशन के बिहार पे तो प्रोपोजल दें, अपने ग्रीवेंसेस दें, ये तो आप करें ना। मैं कहीं कि आपके क्या लड़ता हूँ तो अपने लिए तो नहीं लड़ रहा है, अपने एसोसिएशन के लिए लड़ रहा है ना, कोई बाकी जैसे अनाथ थोड़ी है किसी के साथ, या मुझे अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर किसी मेरे इलाके के मेम्बरों को तंग कर रहा है तो मेरा मामला तो नहीं है ना, मैं तो लोगों की इज्तिमाई बात लेके जा रहा हूँ, कम से कम हमें इज्तिमाई कॉज के लिए तो आगे बढ़ना चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग यू कि आप एक आदमी के नाम, अब तक कहते एक का भी ना दें, जस्टिस साहब साइन करें, चेयरमैन साहब साइन करें,